नमस्कार, मैं रंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज हमारे मेहमान हैं वेद प्रकाश तिवारी जी। तिवारी जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ उपस्थित हैं फिल्म स्टार सर्वेश दीक्षित। सर्वेश दीक्षित जी, आपका स्वागत है। श्योर, थैंक यू जी, थैंक यू। सर्वेश दीक्षित जी, तो वेद प्रकाश जी आपके सामने उपस्थित हैं जी। तो अब मैं जानना चाहूंगा, वेद प्रकाश जी से आपका क्या संबंध है? वेद प्रकाश जी मेरे बहुत ही क्लोज मित्र थे पहले, और मित्रता के चलते चलते फिर अब ये रिलेटिव में कन्वर्ट हो गए। वेद प्रकाश जी के यहाँ हमने बचपन में महीनों, दिन नहीं महीनों में बिताया, और वेद प्रकाश की फैमिली से जो हमें प्यार, लव, सपोर्ट मिला है उसको मैं ऑल लाइफ एक्सेप्ट करता हूं और धन्यवाद करता हूं ऐसी फैमिली का जो अपने साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी अपनी ही तरह वो अपने यहाँ प्यार करते हैं। मैं जब इनके यहाँ रहता था तो ये समझ लीजिए कि हमें ये फर्क नहीं लगा कि हम अपने घर में रह रहे हैं या दूसरे घर में रह रहे हैं। इन्होंने अपने छोटे भाई की तरह, इनके पिताजी माताजी ने अपने बच्चे की तरह हमें सपोर्ट किया। बहुत अच्छा डिश दिया, जो गांव में डिश होती है तैयार, कभी भी हमें वो खांसी जुकाम भी नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर मेरा जो है मैरिज फंक्शन के लिए लोग आने जाने शुरू हो गए वहीं वेद प्रकाश जी के यहाँ। तो वेद प्रकाश जी के यहाँ काफी लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। तो एक जगह से रिश्ता कंप्लीट भी हो गया था, पक्का भी हो गया था। तो फिर उस रिश्ते को इन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। फिर दूसरा रिश्ता हमारा मिर्गांव सिकंदरा से हुआ जी। तो तुलसीराम शुक्ला जी है जो मिर्गांव में रहते थे, उनका बड़ा लड़का गाजियाबाद में जॉब करता था। तो वेद प्रकाश जी का वो भानेज लगता है, वेद प्रकाश जी के बुआ के लड़के हैं, उनकी भानेज है। तो वेद प्रकाश और वो मामा बुआ के लड़के हैं। तो इसी तरीके से वेद प्रकाश जी भी हमारे मामा लगते हैं। तो वेद प्रकाश जी ने उनसे, वेद प्रकाश जी को उन्होंने कांटेक्ट किया वेद प्रकाश जी से कि हमें कोई लड़का अच्छा बताइए। तो वेद प्रकाश जी ने हमें बताया। उनका बड़ा लड़का तुलसीराम जी शुक्ला का बड़ा लड़का हमें दिल्ली में देखने के लिए आया। उसने देखते ही हमें एक्सेप्ट कर लिया जी। एक्सेप्ट करके उन्होंने वेद प्रकाश जी को ओके किया। ओके करके वेद प्रकाश जी ने अटेंड किया। दोनों का मैरिज फंक्शन का डेट फिक्स हुई। लड़की देखने के लिए एक टाइम फिक्स हुआ। हम वो वेद प्रकाश जी साथ में गए, लड़की देख कर आए और लड़की हमें पसंद आ गई जी। उसके बाद एक रिश्ता तो हुआ, और रिश्ते के बाद आज भी 30 साल हो गए। 2 जुलाई को मेरी सिल्वर मैरिज एनिवर्सरी है। आज 30 साल में बहुत ही अच्छा, और हमारा वेद प्रकाश जी का संपर्क आज भी चल रहा है। और जहां हमारा रिश्ता हुआ है वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। वो जो लड़की है जो मेरी मिसेज है वो भी बहुत ही एक्टिव, वो बहुत ही टैलेंटेड है जी। उनको घर में भी बहुत प्यार मिला, और उनको जो है समाज से, रिश्तेदारी से, भाइयों से, बहनों से, सभी से उनको सपोर्ट मिला। हमें बताया गया है कभी कि और कोई बच्चे, 6 बच्चे थे वो लोग, अगर कोई बच्चा गलती कर दे तो पिताजी अगर उसे डांटे तो वो नाम ले लेते थे हमारी मिसेज का। ये दीदी ने गलती करी तो पिताजी उनको कुछ भी नहीं बोलते। इतना लव और प्यार था फैमिली के अंदर। नमस्कार वेद प्रकाश जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपसे संपर्क हो रहा है। आपका स्वागत है। उधर से वीडियो बना रही हूँ मम्मी। आप वहाँ औरैया डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप क्या करते हैं थोड़ा मुझे बताएं पहले। ऐसा है सर, अपना खेती बाड़ी का कार्य है, परंपरागत बुजुर्गों से खेती बाड़ी बागवानी, यही अपना फार्म हाउस कह लीजिए। जी जी। हेलो, तो आपकी उम्र अभी आपकी उम्र क्या है? अपनी 60 प्लस है। 60 प्लस। तो मैं जानना चाह रहा था बारे में मैं कि आप जैसे सर्वेश दीक्षित आपके जानने वाले हैं, कैसा संबंध आपका इनसे है, थोड़ा जानना चाहूंगा।
ऐसा है, हमारी इनकी एज में फैक्टर है 20 वर्ष का। जी तो ये लड़का हमें चलते फिरते ऐसे क्षेत्रीय गांव का है, तो संपर्क हुआ बबून बाजार में। जी वो बीच की जगह है, आसपास के लोग वहाँ बाजार के लिए अपने घरेलू सामान खरीदने के लिए जाते हैं। तो वहाँ ऐसे ये लड़का अपनी सौम्यता और नम्रता से ये मेरे नजदीक आता गया। तो ये शुरू से ही बहुत सादगी और सौम्य विचारधारा का लड़का था। तो वो अनुशासित होने के कारण हमसे संपर्क गहराता गया। तो नजदीकियां जब बढ़ती नहीं तो वो घर तक आने लगे, और घर की तरह, अपने भाई बहन की तरह या बेटा की तरह महीनों महीनों यहाँ आराम से रहे भी। लेकिन हमने उसके जीवन में जो अनुशासन देखा, जो डिसिप्लिन था, जो पूजा पाठ ही उसका बचपन से ही ढंग था, खान पान, तो इसलिए उसको ये तो निश्चित था कि वो जिस भी क्षेत्र में जाएगा तो ऊंचाई हासिल करेगा। तो इसलिए हमारा बड़ा दर्द बड़े होने के नाते उस पर बना रहा। अपने घर से थोड़ा सामान्य स्थिति होने के कारण और गार्जियंस के अभाव में, वो भी हमें गार्जियंस के रूप में मानता रहा। तो जब शादी की योग हुआ तो हमें थोड़ी इस बात की भी चिंता हुई। तो एक पढ़ी लिखी लड़की, हमारे अपने पुराने रिश्तेदार, तो उनकी लड़की से, पोस्ट ग्रेजुएट लड़की, और रानी उसका नाम भी है। तो आज बच्चे जो भांजे जो नाती जो पैदा हुए, तो वो भी बढ़िया IAS PCS की ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यही हमें उनसे उम्मीद। वैसे भी उसका जहाँ भी स्वभाव रहा है, जहाँ भी संबंध बनाए तो अच्छे लोगों से बनाए और अच्छा खान पान रखा। बचपन की मुझे याद है कि वो दोनों जेब में काजू किशमिश बादाम भर के, और अपने दिल में आदमी जैसे तम्बाकू गुटखा खाता है, प्रवेश सिक्के की जो है, अपने काजू बादाम का झोंक मारती रहती थी। हंसमुख स्वभाव का होने के कारण उसमें ये गॉड गिफ्ट है कि वो जहाँ भी रहता है तो समझो खुशियाँ उसके पीछे चलती हैं। तो अभी इस विजिट में जब वो हमारे यहाँ 24 घंटे रुके, तो हमें फिर उसके बाद 48 घंटे तक अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसका हंसने का और खुशमिजाज रहने का जो ढंग है वो हमें थोड़ा परेशान करता रहा। तो उसने जो अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल की, तो ये उसका सौम्यता नम्रता उसी का फल है। यही उसका शुरू से आधार है। उसने अच्छे लोगों से संपर्क रखा। आज भी जिन लोगों से संपर्क रखा, इतनी ऊंचाई हासिल करने के बाद तो मौका निकाल कर संपर्क करने का प्रयास करते हैं। तो अभी क्या किसी जब कार्यक्रम में आपने आए थे शादी तो किया था या आप यहाँ रहे, तो तब ऐसा लग रहा था कि क्या ये लड़का जाके आगे ऐसा कुछ कर पाएगा? हाँ, उसका हाव भाव, उसका मस्तिष्क, उसका जो ब्रह्मचारी टाइप जीवन था उसका, हाँ, तो उससे ये लग रहा था कि ये बच्चा भविष्य में निश्चित ही सफलता अर्जित करेगा। और एक बार मुझे दिल्ली जाने का उन्हीं साथ अवसर मिला, तो हमने उनका ऑफिस दफ्तर देखा भी। उस समय ये किसी बिल्डर्स के यहाँ मैनेजरिंग करते थे। ओके, हाँ, ईश्वर की मर्जी, फिर इनका जो किसी तरीके से वो ये अखाड़ा और उससे जुड़ जाना, तो उससे भी ज्यादा फेमस हो गए। तो इनका जो है बहुत ही अच्छा स्वभाव है, और शुरू से ही इनका जब गाने गुनगुनाने का मन करता था तो ये रामचरितमानस की चौपाई ही गुनगुनाते थे। अनुज बधू यानी इनका बगली धर्म से भी अच्छा रुझान रहा है, इनका लगाव धर्म से अच्छा रहा है। हाँ, तो बहुत बहुत आध्यात्मिक और पूजा पाठी रवैया बहुत शुरू से ही रहा है। और अपना खूब चिल्ला चिल्ला के रामायण की चौपाइयाँ अपने जब भी दिमाग में आ जाए, तो ये मेरे मन मस्तिष्क में आज भी ये बात भरी है कि कभी कभी आदमी को ऐसा लगता है कुछ गुनगुनाने का, तो जब भी गुनगुनाया तो उसके जुबान पे यही सब आता था।
अनुज वधु भगनी समना ये न पर कुदरत विलोक है जो ताया न कछ पाप न हो। मतलब ऐसी तमाम चौपाइयां हैं, जब भी वो हमें याद आती हैं तो सर्वेश दीक्षित का चेहरा आ जाता है ऑटोमेटिक। तो ये पहलवानी के क्षेत्र में रहे, फिल्म के क्षेत्र में आई, ये कैसे परिवर्तन हुआ, ऐसा कैसा लगा आपको? ये परिवर्तन हुआ छोटी, अब ये अपने आप में उसकी अपनी योग्यता है। जो संबंध बनाना और वहाँ दिल्ली में कैसे, ये मैंने आपको पहले बताया ही कि ये काजू बादाम जेब में भर के रखना और चलते फिरते खाते रहना, ये उनके बचपन की हमें बात पता है। तो इसलिए वो पौष्टिक शरीर और मजबूत बॉडी, तो इसलिए उसमें भी ये सफलताएं अर्जित करके सफल हुए। सर्वेश दीक्षित जी, जी आवाज आ रही है? तो थोड़ा आप थोड़ा ऊंचा होके बैठे। अच्छा जी, जी लो जी। सर्वेश दीक्षित जी, मैं जानता आप के काफी पुराने संपर्क के व्यक्ति हैं, आप इनके यहाँ रहे भी हैं जी जी। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है थोड़ा सा? देखिए, इनका जो है पहला टॉपिक ये है कि अतिथि की सेवा। अतिथि की सेवा के लिए ये अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जो भी इनसे होता है कि ज्यादा से ज्यादा अतिथि का सेवा सत्कार कहना, अच्छी से अच्छी भोजन व्यंजन बनाना और अपनी मेहनत के द्वारा अतिथि को प्रसन्न करना, जैसा धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। पर सेवा से ज्यादा कोई उपकार नहीं, कोई पुण्य नहीं और किसी को दुख देने से ज्यादा बड़ा कोई पाप नहीं। तो इनका प्यार क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इन्हें जानता ना हो। वर्चस्व कायम करने वाले, अपने को सभी में अच्छी अच्छी हस्तियों में, गणमान्य व्यक्तियों में अपनी गणना रखने वाली, इनकी इस प्रतिभा ने हमें प्रभावित किया। क्योंकि मैं बचपन से ही ये मुझे शौक था कि हम अच्छे अच्छे लोगों से मिलें। तो इनका पुलिस के साथ भी बड़ा अच्छा संबंध था। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर, थाना इंचार्ज, वो ऐसे थे कि जैसे इनके पारिवारिक सदस्य हों, और उनके साथ अच्छा तालमेल हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह इनका जो है कार्यशैली हमें प्रभावित करती रही और हमें भी इन्होंने अपना जो फैमिली मेंबर होते हैं, हम लोग 4 लोग रहते थे एक साथ। हम वेद प्रकाश मामा जी तो पहले हमें बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह रखते थे। मैं इनको भाई और भाभी जी बोलता था। अब वो मामा मामी हो गई। मेरी मिसेज के मामा हैं ये। तो मामी वो छोटी बच्ची थी, एक 7-8 साल की, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ती थी, उसको मैं अपनी छोटी बहन की तरह मानता था जी। तो हम चारों लोग सदस्य ऐसे रहते थे घर में कि हम एक ही घर के सदस्य। तो जब हम बाहर चलते थे तो ये दो तीन बार हमें कहते थे और रुक जाओ। एक बार तो हम दुके जाके ला के खेत में, वहां से हमें वापस ले आए। ऐसा इसने कि अभी मत जाओ और 2-4 दिन रुक जाओ फिर चले जाना। तो देखिए जी, इनके अंदर प्रेम और दूसरों के प्रति दया और अतिथि की सेवा इनका मुख्य उद्देश्य है जी। और वही इनको प्रतिभाशाली बनाए हुए है। क्षेत्र में गणमान्य व्यक्तियों में इनकी गणना होकर इन्हें वर्चस्व कायम करते हुए आज इन्होंने 3 बीघे मतलब 3000 गज के अंदर इन्होंने अपने मकान में ही बाग, बगीचे, फल और दूध के लिए भैंसें, उसी के अंदर सारा कुछ ऐसा तैयार किया है, खाली अपने लिए नहीं, जिससे अतिथि आए और उनकी सेवा सत्कार हो। तो ऐसा इनका जी प्रभाव है। अभी हम गए थे तो आम पके नहीं थे। आप कभी जाइए तो आम इतने पके हुए मिलेंगे आपको, स्वादिष्ट मिलेंगे कि आपका जो है बाजार का आम खाने का दिल नहीं करेगा। और वो आम ये कभी बाजार में सेल नहीं करते, ये आप जैसे इष्ट मित्रों में, रिश्तेदारियों में पहुंचाते हैं और जो वहां आता है उसकी सेवा में लेते हैं। 3 बीघे के अंदर इनका है जी सारा बाग, बगीचा, फल, कटेल, अमरूद, आम
वो सेल नहीं किया इन्होंने आज तक कभी, वो लोगों की सेवा में ही अर्पित किया। तो वो इनकी कार्यशैली हमें प्रभावित करती रही और हमारा इनका साथ परंपरागत चलता रहा है। लगभग 1990 से जी मैं इनके साथ में रह रहा हूं, और आप लगा लीजिए हिसाब। तो ऐसा इनका जी नेचर और ऐसा इनका स्वभाव। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही। हाँ। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप पहले तो पहलवानी के क्षेत्र में थे, और ये फिल्म जी। के क्षेत्र में जाने कैसे ये रास्ता मिला और कैसे पहुंचे आप इसमें? अच्छा जी, ये भी हम बताते हैं आपको। देखिए भूषण जी, जो लोग अपने लिए जीते हैं वो सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हैं, और जो लोग दूसरों के लिए कार्य करते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। जब मैं रेसलिंग कर रहा था तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे कि उनके पेरेंट्स उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, रेसलिंग डाइट उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। मैंने उन बच्चों के लिए आप जैसे लोगों से सपोर्ट ली, मंत्री मिनिस्टरों से सपोर्ट ली। कोई बच्चा मेडल लाया, सीधा मंत्री के पास ले जाके खड़ा कर दिया कि ये इनकी मदद करिए आप। तो उनको घी, बादाम, यूनिफॉर्म फैसिलिटी अवेलेबल कराई। तो हम जब रेसलिंग कर रहे थे उसी समय बच्चों ने हमें गुरुजी कहना शुरू कर दिया जी अखाड़ों में। तो जब हम रेसलिंग कर रहे थे, जो हमारे बराबर के बच्चे थे वो ही हमें गुरुजी कहने लगे। उसके बाद में ईस्ट दिल्ली का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना, तो रेसलिंग कंपटीशन शुरू हो गए। मोरी गेट पे रेसलिंग, हर वीक में रेसलिंग कंपटीशन होते थे, उसमें पद्मश्री मास्टर चंदगी राम जी भी आते थे। तो वहां पर एक खेमा ऐसा था कि वो एक पक्ष को ही ज्यादा महत्व देता था और मास्टर जी के बारे में कुछ बोलता नहीं था। तो मास्टर जी को तो जरूरत है नहीं जी इसकी, उनका तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी हमें ये अच्छा नहीं लगा कि मास्टर जी यहाँ खड़े होते हैं, उनके बारे में दो शब्द भी नहीं बोले जाते। तो मैंने कमेंट्री शुरू की जी वहां पे इन्वॉल्व होके उसी टीम में, और मास्टर जी के बारे में जो उनकी प्रतिभाएं थी उनको व्याख्या किया। मास्टर जी हमारी कार्यशैली से प्रभावित हुए। फिर मैं पूरी दिल्ली का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना। उसके बाद मास्टर जी के साथ जुड़ने के बाद दारा सिंह जी से जुड़ा, वो राज्यसभा सांसद थे, तो दारा सिंह जी मास्टर जी बहुत अच्छे मित्र थे। तो उनके साथ जुड़ने के बाद एक दिन धीमी धीमी बारिश आ रही थी जी, तो रेसलिंग कंपटीशन में उस दिन बच्चे कम आए थे। तो एक मेरा स्टूडेंट था, तो उसने कंपटीशन लड़ा, तो एक के बाद एक ही जांघिए के ऊपर 5 कुश्ती लगातार उसने क्वालिफाई। तो ये देखते मास्टर जी आश्चर्यचकित हो गए कि आपने ऐसे ऐसे बच्चे तैयार किए हुए हैं। अब नेशनल में भी जो कंपटीशन होता है उसमें भी काफी टाइम मिलता है, टाई डालती है कि आप अभी इससे घंटे बाद उससे, 2 घंटे बाद उससे। उसने जी एक ही जांघिए पर बारी बारी से 5 कुश्तियां जीती। नाम है रविंदर भोला। वो मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, आज भी वो हमारे साथ क्लोज। आज तो वो करोड़ों में है जी, उसने कुश्ती से नाम कमाया, मेडल जीते और आज अपनी बिजनेस कर रहा है। तो वो हमारा परफॉर्म देखकर मास्टर जी प्रभावित हुए। मास्टर जी दारा सिंह की टीम में आए, फिर उन्होंने ऑल इंडिया का इलेक्शन करवाया बेटी शैली कुश्ती का, उसमें मुझे प्रेसिडेंट नियुक्त करवा दिया। सभी से बात करके सभी ने सर्वसम्मति से निर्विरोध मुझे ऑल इंडिया अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ का प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ। 2008 से लेके मैं 16 तक इसमें हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कई 380 दंगलों का हमने आयोजन किया लगभग। उसके बाद 16 में ये फिल्म आई दंगल। दंगल फिल्म में हमारे अखाड़े से कृपा शंकर और भी जगदीश पहलवान जी, ये सभी लोग वहां पर दंगल मूवी के लिए परफॉर्म के लिए कांटेक्ट किया गया। उसी में हमें कोच की भूमिका के लिए मैसेज आया, जाके मैं आमिर खान जी से मिला, जिसमें पंजाब में आमिर खान जी काफी प्रभावित हुए जब उन्हें पता लगा कि इन्होंने रुस्तमों को तैयार किया है और सभी भारत के रुस्तम, इनको खलीफा जी कहते हैं। आमिर खान जी 10 कदम आगे बढ़ करके आए, वो मेरा वेलकम किया, हमें पगड़ी और जो यूनिफॉर्म होती है खलीफा गुरु को देकर अपनी टीम में उन्होंने कन्वर्ट किया।
दंगल मूवी में हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वो पिक्चर मूवी हिट हुई, वो देख करके द ग्रेट खली प्रभावित हुए। ग्रेट खली जी का हमारे पास फोन आया, हमने ग्रेट खली जी के पास जाके कांटेक्ट किया, तो ग्रेट खली जी का जो वीडियो है आज मिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो द ग्रेट खली मूवी जो अभी स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई है, उसमें मेरा कोच का रोल है, उसमें हम मूवी में भी आपको दिखाई देंगे। तो ये सब आप लोगों को प्यार और मामा जी का प्यार, स्नेह, सभी देशवासियों का प्राण, इससे खासकर दारा सिंह और पद्मश्री मास्टर चंदगी राम जी का जो सपोर्ट हमें मिला है, वो हमारे लिए बड़ा बेनिफिट है। आपने ये सफलता जो प्राप्त की, इसमें आप वेद प्रकाश तिवारी जी की क्या भूमिका मानते हैं? वेद प्रकाश तिवारी जी की भूमिका यही है कि इनका सपोर्ट एक प्यार और हमेशा अच्छी शिक्षा देना और सपोर्ट अच्छी डाइट के लिए जब भी जाए तो ये अच्छी डाइट का इनका सपोर्ट हमारे लिए रहा है जी। जब भी जाते हैं बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं, तो ये एक अच्छी डाइट भी जीवन में बॉडी के लिए अच्छा सपोर्ट करती है। यानी अच्छे गार्जियन की भूमिका इन्होंने निभाया आपके लिए? हाँ जी, हाँ जी, अच्छे गार्जियन की भूमिका निभाई। वेद प्रकाश जी, मैं आपसे चाहूंगा कि जैसा कि आपने इनको एक गाइडलाइन दिया, अच्छा परवरिश आपने किया, तो आगे नई जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विस दीक्षित जैसे आचरण का अनुसरण करें और खराब लतों से दूर रहें। तो ये गार्जियंस के अभाव में रहते हुए भी इनके स्वयं के पिताजी संत थे, किसी मंदिर अंदर पर रहते थे, और माता जी शायद बचपन में ही खत्म हो गई थी। उसके बावजूद भी इन्होंने इतना अनुशासित जीवन जिया। तो इससे हमें सब 21वीं सदी के लोगों को, बच्चों को शिक्षा लेना चाहिए, इसलिए कि ऐसे आदर्श अनुसरण अच्छे लोगों का किया जाता है। उन्हीं में से एक नाम है सर्वेश दीक्षित। ये भी अपने आप में एक मिसाल है, व्यक्ति नहीं विचार हैं। वो इनका भी जीवन हम तो मन में सोचते हैं कि कुछ बागेश्वर बाबा जैसा सनातन और ये धर्म के प्रति, रामायण के प्रति, महान पुरुषों के प्रति इनका ऐसे ही विचार शुरू से ही रहा, इसलिए ये बहुत ऊंचाइयां हासिल करें, ये मेरा आशीर्वाद है। और आपके नमस्ते भारत को धन्यवाद है साक्षात्कार। नमस्ते भारत को मेरा साधुवाद, धन्यवाद। सर्विस के लिए यही मेरी दुआ है कि ऊंचाइयां हासिल करें, नाम करें, और गांव का, समाज का, साथ में हम जैसे जुड़े लोगों का, और वो करेंगे। दार्जिलिंग में इनकी कोई फिल्म बनने जा रही है जैसी मुझे जानकारी है, तो ये बराबर जैसे ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं वैसे करेंगे। इसलिए अभी तो इनका भविष्य बहुत आगे जाएगा। इसलिए इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, ये तो हमारे लड़के जैसे हैं। तो बच्चे भी बहुत होनहार हैं, इसलिए हमें बेहद खुशी है और हमारा आशीर्वाद है इनके साथ। तो सर्वेश जी, कब ये आपकी जो आने वाली फिल्म है ये कब आने वाली है, उसके बारे में बताएं। द ग्रेट खली मूवी है, तो खली जी अभी यूएसए में गए हुए थे, तो वो लगभग 3 मंथ आफ्टर रिटर्न हुए इंडिया में। तो अभी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो अब ट्रायल परफॉर्मेंस चलेगा। तो अभी इसी मंथ में मेरी एक ट्रायल है, तो फिर इसको स्क्रिप्ट करेंगे, वो इसको स्क्रिप्ट करके और इसको सर्च करके, इसको जो 3 या 4 बारी का जो परफॉर्म होता है वो सारा इंसेक्ट करके ओके करके मूवी शूट चालू हो जाएगी जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये चाहूंगा कि आपने ये सफलता प्राप्त की और आपके सपोर्टर्स ने आपको सपोर्ट किया, तो नई जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम नई जनरेशन को ये कहना चाहेंगे कि अपना टाइम को मिसयूज ना करें। अपने टाइम को, अपने लाइफ के लिए टाइम को उसमें कन्वर्ट करें, चाहे वो स्पोर्ट्स गेम हो या एजुकेशन हो। एंटर एग्जाम क्वालिफाई करके ही एडमिशन लें। सेम पोजीशन है इसमें एजुकेशन में और
स्पोर्ट्स में। जैसे एजुकेशन में आप IIM से क्वालिफाई करेंगे, IIT से क्वालिफाई करेंगे, तो आप नेशनल लेवल की डिग्री को आप एक्सेप्ट करेंगे। और GMAT से अगर आप इंटर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो इंटरनेशनल डिग्री का आप एक्सेप्ट स्टूडेंट कन्वर्ट रहेंगे। इसी तरह खेल में है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, एशिया, एशियाई, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपियन ट्रायल, उसके बाद ओलंपिक में जाके आपको मेडल लाना, यही आपकी श्रेष्ठता कहलाएगी। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, टाइम को बिल्कुल व्यस्त नहीं करना चाहिए, फालतू में घूमना नहीं चाहिए। जो भी टाइम मिले उसको आप रिलैक्स करिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स दीजिए। और स्पोर्ट में है तो स्पोर्ट की एक्सरसाइज करिए, एजुकेशन में है तो स्टडी करिए, कोचिंग करिए। तो मेरी जनरेशन से यही है कि जब तक आप सही जगह पे पढ़ने को आप जितना मर्जी BA में कुछ भी कर लो, लेकिन आपको अगर नॉलेज नहीं है तो वो डिग्री आपकी बेकार है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, पहले आपको कि आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, द एंटर एग्जाम क्वालिफाई। चलिए तो ठीक है, आपसे बातचीत किया हमें बहुत खुशी हुई। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े। और समीर दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। जय भारत को जय।